हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी इंस्पेक्टर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ राजेश। जनरल स्टडी के मिसलेनियस सेगमेंट में यानी कि सामान्य अध्ययन के इस विविध संस्करण में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कुछ पॉपुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। आज हम भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर बात करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है कहाँ से? कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885। यदि कांग्रेस के दूसरे नामों की हम बात करें तो कांग्रेस एक अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या है जान लीजिए, लोगों का समूह। और कांग्रेस इससे पहले जो नाम था वो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ। अखिल भारतीय संघ था, अर्थात पूरे भारत का एक संगठन था। तो कांग्रेस का अर्थ हुआ लोगों का समूह है। राष्ट्रीय संघ इसका पहले नाम था। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। कहां पे? बंबई। पर्टिकुलर पैलेस की यदि बात की जाए तो बंबई का जो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पे स्थापना हुई कांग्रेस की। अर्थात पहला अधिवेशन कांग्रेस का गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में हुआ। और ये पर्टिकुलर जगह पड़ती है बंबई का जो गवालिया टैंक मैदान है, गवालिया टैंक मैदान, बड़ी ऐतिहासिक भूमिका है गवालिया टैंक मैदान की भी। क्विट इंडिया मूवमेंट था, गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी वो इसी जगह से शुरुआत की थी। ठीक है। और गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भी यही है जहां पे 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। कांग्रेस का अर्थ आप जान गए होंगे, लोगों का समूह होता है। ये राष्ट्रीय संघ था, अखिल भारतीय स्तर पर बनाया गया संघ था। ओके। कांग्रेस के संस्थापक की बात यदि हम करें, कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। अब ये स्कॉटलैंड के अधिकारी थे, भारत में ब्रिटिश ऑफिसर रहे 1870 से लेकर 1879 तक। ये मंत्री के पद पे रहे आईसीएस की परीक्षा पास करके। तो कोई ब्रिटिश अधिकारी आखिर ऐसी संस्था की स्थापना क्यों करता जो ब्रिटिशर्स का ही विरोध करने वाली थी, उन्हीं के खिलाफ बात करने वाली थी? इसका मूल कारण यह है कि 1857 में की क्रांति के बाद जितने भी स्थानीय स्तर पर जो एसोसिएशन बन रहे थे वो अंग्रेजों का मुखर लेवल पे मतलब विरोध करने लगे थे। तो ऐसी स्थिति बनी तो उन्होंने सोचा क्यों न ये छोटे छोटे जो स्थानीय स्तर पे जो विद्रोह हो रहे हैं, क्यों न 1857 की क्रांति जैसी स्थितियां पहले ही न बनने दें हम, और इन सबको मिला करके इन नेताओं को समझा करके हम एक संगठन इनका बना दें ताकि वो एकदम से कहीं विरोध की चिंगारी न फूटे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। इसलिए कांग्रेस को कहा भी जाता है कि ब्रिटिशर्स के लिए सेफ्टी वाल्व थी। ये सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है, सुरक्षा नली का सिद्धांत, सुरक्षा नली का सिद्धांत, ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए किसी कुकर के ऊपर सीटी क्यों लगाई जाती है? ताकि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं? तो यदि इस तरह की संस्था नहीं होती तो वो स्थानीय स्तर पे जो एसोसिएशन बन रहे थे वो एसोसिएशंस कभी भी बड़ा विद्रोह खड़ा कर सकते थे। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता। तो उन्होंने एक संगठन बना दिया कि अब जो भी भारतीय लोग हैं वो अपने इस संगठन के माध्यम से क्या करेंगे, अपनी मांगे उठाएंगे। ठीक है ना। और A.O. ह्यूम ने तो जो कलकत्ता की जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनको पत्र भी लिखा और ये कहा भी, चाहे आप कितने भी क्यों शिक्षित क्यों न हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि आप बिखरे हुए हैं तो आप बहुत क्या होंगे, शक्तिहीन होंगे। इसलिए आप एकजुट होइए और एक संस्था बनाइए। ठीक है। तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। अब हर्मिट ऑफ शिमला क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई इससे पहले शिमला में A.O. ह्यूम ने एक 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि इस तरह का संगठन हमें बनाना चाहिए ताकि कोई बड़ा विद्रोह न हो जाए फिर से।
ठीक है। तो 1912 में जब इनकी डेथ हुई तो इनका वेडरबर्न ने इनकी जीवनी लिखी। उस जीवनी में इनकी जो वो गोपनीय रिपोर्ट थी शिमला में 1878 में इन्होंने जो प्रस्तुत की थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरह से इनको केवल आंतरिक स्वशासन दिया जाए और केंद्रीय सत्ता किसके पास बनी रहे, ब्रिटिशर्स के पास बने रहे। तो ओवरऑल इनके पीछे का कारण ये था ताकि ये अंग्रेजों की सुरक्षा का काम करेगी कांग्रेस, ठीक है, उन विरोधों को बड़ा नहीं होने देगी। ओके, तो ये कारण था कांग्रेस की स्थापना के पीछे। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम याद रखना है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, स्कॉटलैंड के थे, भारत में ब्रिटिश अधिकारी रह चुके थे। ये सारी बातें इनसे जुड़े तथ्य हैं ए.ओ. ह्यूम से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। एक फैक्ट हो रहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और डफरिन ने भी कांग्रेस के बारे में ये कहा है कि कांग्रेस बहुत ही अल्पसंख्यक लोगों की सूक्ष्मदर्शी संस्था, बहुत छोटी सी संस्था है। इसके बारे में डफरिन ने भी कहा था। डफरिन कौन थे? तत्कालीन वायसराय, जो भारत में ब्रिटिश शासन को संभालते थे, जिस पद का नाम वायसराय था। 1857 की जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसमें इस पद का सृजन किया गया था। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ओके, जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें कांग्रेस की स्थापना के समय तो वो थे ग्लैडस्टोन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। ओके, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहां? बंबई में। इतने सारे क्वेश्चंस कांग्रेस से संबंधित आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, दैट इज कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, उस पहला अधिवेशन बंबई में, उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र इनका पूरा नाम है। WC का मतलब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें कौन कौन से मुख्य प्रस्तावों पे बात हुई? उसमें पहला था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाएं थी, केंद्रीय वो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनका विस्तार किया जाए। अर्थात उसमें निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी भूमिका है वो बढ़ाई जाए, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। कुछ मनोनीत सदस्य होते थे, कुछ निर्वाचित। और आयात शुल्क, जो कच्चा माल भारत से ले जाते थे और उससे फिर बाकी का सामान बनाकर बाद के बाजारों में लाया जाता था ब्रिटेन से, उन पे आयात शुल्क निर्धारित किया जाए। आज का जो IAS का परीक्षा है, उस टाइम पे जो ICS होता था, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, उसकी जो एज है, उम्र है, वो 19 वर्ष से बढ़ाकर के 23 वर्ष की जाए। ICS की जो परीक्षा है उसकी उम्र है 19 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष की जाए। सेना का व्यय जो है, सेना पे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, सेना व्यय है, उसको भी निर्धारित किया जाए। तो ये सारी ऐसे प्रस्ताव थे जिसके ऊपर कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बात हुई। अध्यक्ष कौन थे? याद रखना आपको, WC बनर्जी। ओके, तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कहाँ? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, प्रसिद्ध उदारवादी नेता। बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस में प्रारंभिक दिनों में उनकी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करना जरूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले पारसी धर्म से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अर्थात वयोवृद्ध भारतीय किन्हें कहा जाता है? वयोवृद्ध, सबसे सीनियर सिटीजन माने जाते हैं वहां पे। वयोवृद्ध भारतीय किन्हें कहा जाता है?
दादा भाई नौरोजी को। दूसरा क्वेश्चन है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिना ब्रिटिशर्स का भारत में शासन, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत, जो कच्चा माल भारत से ले जाते थे अंग्रेज, धन निष्कासन सिद्धांत, वो भी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ ड्रेन थ्योरी। वेल्थ ड्रेन थ्योरी ये भी किनके द्वारा दी गई? दादा भाई नौरोजी द्वारा। पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय किसने बताई? दादा भाई नौरोजी ने। भारत की पहली बार राष्ट्रीय आय का जिक्र किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बनते हैं दादा भाई नौरोजी से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध भारतीय, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? वेल्थ ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने बताई? दादा भाई नौरोजी ने। और एक बात और आपको याद रखनी है, सबसे पहले 1906 ईस्वी में जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। स्वराज मतलब खुद का राज, खुद का शासन, स्वराज का प्रस्ताव भी दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ये बात भी आपको समझनी है। तो दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिंदुस्तान की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध भारतीय, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बात की, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय जीडीपी के बारे में बताया, और कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ 1906 में कांग्रेस का, उसमें स्वराज शब्द या स्वराज प्रस्ताव को भी इन्होंने रखा। तो 1886 में कलकत्ता में हुआ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। उनसे जुड़े इतने सारे क्वेश्चंस आपको समझने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1887 हुआ कहाँ? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो सभी धर्मों के प्रतिनिधियों का नेतृत्व उसमें शामिल था। ओके, तो 1887 का जो था वो मद्रास में हुआ, और उसके बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, अगली जो घटना है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई नेक्स्ट जो इंसिडेंट है, उसमें क्वेश्चन पहले आप ये याद रख लो कि इसी दौरान लिखा गया था वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा था? आनंद मठ। आनंद मठ, ये जो आनंद मठ उपन्यास है, इसी में जिक्र है किसका? इस वंदे मातरम, इसी आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और ये आनंद मठ उपन्यास किसके ऊपर लिखा गया है? नील की खेती करने वाले जो कृषक थे, किसान थे, उनके ऊपर लिखा गया नॉवेल है आनंद मठ, और उसी से लिया गया है वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी अगली घटना की यदि हम बात करें, वो है आपका रैंड व आयस्ट की हत्या। रैंड व आयस्ट की हत्या। रैंड व आयस्ट की हत्या 22 जून 1897। ये पहली ऐसी यूरोपियन राजनीतिक हत्या थी भारत में 1857 की क्रांति के बाद। अब आपको समझना है कि रैंड और आयस्ट कौन थे। 1896 में और 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लेग फैला 1896 और 97 में महाराष्ट्र में, और उस प्लेग को जांच करने के लिए
उसमें सहायता प्रदान के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिस कमीशन का नाम था क्या, रैंड व आयर्स कमीशन। ये अधिकारी थे। अब इन अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने महाराष्ट्र की बहुत सारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की। तो वहां पे जो दो अधिकारी, दो वहां के जो नेता थे, चापेकर बंधु बोलते हैं उनको, चापेकर बंधु, उनमें एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण। दोनों महाराष्ट्र के पुणे के चित्पावन ब्राह्मण थे। और बाल गंगाधर तिलक भी इसी मतलब इंसिडेंट से जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक इनको जेल हो गई थी इस टाइम पे। तो चापेकर बंधु ने क्या किया, दामोदर हरि और बालकृष्ण ने दोनों ने मिलकर के क्या किया, रैंड व आयस्ट की हत्या कर दी। जब उन्होंने उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की, जो जिस तरह के प्लेग कमीशन की उन्होंने गठन किया था, और उसके साथ जैसी घटनाएं हुई, तो उसके कारण चापेकर बंधु ने क्या किया, दोनों ने 22 जून 1857 को रैंड व आयस्ट की हत्या कर दी। ये पहली यूरोपियन राजनीतिक हत्या थी जिसमें यूरोपीय लोगों की इस तरह से हत्या की गई। ये पहली क्रांतिकारी घटना मानी जाती है 1857 की क्रांति के बाद। ये बात आपको समझनी है। बाल गंगाधर तिलक को भी इसी समय जेल हो गई थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उग्रवादी नेता थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो इनसे जुड़ा ये बनता है कि किन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है किनको, बाल गंगाधर तिलक को। ओके, दूसरा इनका नाम लोकमान्य भी है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की दो किताबें, दो समाचार पत्र बहुत फेमस हुए हैं बाल गंगाधर तिलक के। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केसरी व मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे। केसरी व मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1881 में इन दोनों समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। तो केसरी व मराठा समाचार पत्रों के जो संपादक थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। 1881 में स्थापना। और इनसे जुड़ी दो बातें याद रखना, महाराष्ट्र में अंग्रेजों के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए इन्होंने दो बड़े उत्सव को प्रारंभ किया। 1893 में इन्होंने शुरू किया। आपको पता है बंबई का गणपति उत्सव है, वो बहुत ही फेमस है, आज भी बहुत फेमस है, आजकल भी, ठीक है। और 1895 में इन्होंने कौन से उत्सव की शुरुआत की, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की 1895 में। ये बात भी आपको याद रखनी है। गणपति उत्सव व शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत है वो किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में। केसरी व मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। किन्हें भारत का बेताज बादशाह लोकमान्य कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और ये जब चापेकर बंधु की हत्या हुई, रैंड व आयस्ट की प्लेग कमीशन के जब नियुक्ति हुई, उस समय पे इनका, बाल गंगाधर तिलक का बड़ा रोल था, ठीक है। ये बात भी आपको समझनी है। तो ये पहली घटना थी जिसमें यूरोपियन लोगों की हत्या की गई क्रांतिकारियों द्वारा। और उन क्रांतिकारियों का नाम आपको याद रखना है, दामोदर हरि व बालकृष्ण। चापेकर बंधु चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, ठीक है। तो ओवरऑल हम 2 सेगमेंट लिया है हमने इस सीरीज में। आगे भी जितने भी सीरीज होंगी इसमें हम धीरे धीरे करके जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं और जितने भी प्रस्ताव हैं उन पे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।